नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जो चैप्टर चल रहा था थर्ड, उसी में ही सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में अंदाज़ा भी होगा। सेल यहाँ क्या होता है, क्या डिवाइस होती है जिसे हम सेल कहते हैं, है ना। और सेल कितने टाइप के हैं, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर इंटरनल एनर्जी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर इनमें हम रिलेशन भी निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले कहते हैं हम सेल क्या होता है। तो सेल एक वह युक्ति कह सकते हैं या डिवाइस, है ना, वह युक्ति या डिवाइस होती है जो क्या करती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है या फिर बदलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी केमिकल एनर्जी होगी, द डिवाइस चेंजेस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज सेल। ठीक है, तो सेल कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो सेल होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट सेल होता है हमारा प्राइमरी सेल, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक सेल, और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी सेल, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक सेल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो प्राइमरी सेल क्या करता है, प्राइमरी सेल वो डिवाइस होती है जिसमें हम सीधे ही पहली चीज़ तो ये कि हम सीधे ही केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें हम इसे चार्ज नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर इसे हम वापस से पुनः, हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ को रिचार्ज करते हैं, जैसे फ़ोन है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम उसे क्या करते हैं, फिर से रिचार्ज करते हैं। तो हम इसको वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते, तो पुनः आवेशित या वापस हम रिचार्ज इसे नहीं कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास प्राइमरी सेल का। एक तो होता है डेनियल सेल, ये जनरली हम प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ करते हैं। और एक इसका एग्जाम्पल होता है लेक्लांची सेल। ठीक है, तो अब ये डेनियल सेल और लेक्लांची सेल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। और ड्राई सेल्स भी होते हैं और इसी तरीके के जो और सेल्स होते हैं वो सब इसे हम बताते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जो डेनियल सेल होता है वो इस तरीके से होता है, कॉपर पॉट होता है हमारे पास। सबसे पहले मैं बना रही हूँ डेनियल सेल। ठीक है, और इस कॉपर पॉट के अंदर ये जो पॉट होता है ये हमारा होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पर हम वायर जोड़ते हैं। और इस पॉट के अंदर हम एक पोरस पॉट रखते हैं। कॉपर पॉट में यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन रखते हैं और इसके अंदर हमें डाइल्यूट H2SO4 भरना होता है। ठीक है, और फिर हम इसमें क्या करते हैं, एक जिंक रोड रखते हैं। ये इट्स नॉट प्रॉपर, दिस इज जिंक रोड। ठीक है, जिंक की एक रोड बनी हुई होती है, तो ये होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा होता है डेनियल सेल। तो ये एक्वस सोल्यूशन होता है ना। तो यह सोल्यूशन जो होता है यही हमारा क्या वर्क करता है, इसमें
ये जो सोल्यूशन होता है इसे ही हम कहते हैं, हम कह रहे हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो केमिकल एनर्जी मीन्स द एनर्जी गिवन बाय द सोल्यूशन, है ना। और सोल्यूशन कैसे एनर्जी देगा कि सोल्यूशन में क्या होता है, जैसे कॉपर सल्फेट है, ये क्या हो जाए, आयनाइज हो जाता है, इसका आयनाइजेशन हो जाता है, आयनीकरण होकर ये अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो ये तो हुआ हमारा डैनियल सेल। इसी तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए लेक्लांची सेल। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्लास्टिक का कोई भी पॉट ले लेते हैं हम लोग। इस पॉट में हम फिल्ड पोरस पॉट रखते हैं और ये जो फिल्ड पोरस पॉट होता है यही हमारा पॉजिटिव होता है। और इसी के साथ ही हम इसमें एक जिंक रोड रख देते हैं जो कि हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और इसमें सोल्यूशन हम करते हैं एक्वस सोल्यूशन, है ना, ये करते हैं हम NH4Cl, दैट मीन्स अमोनियम क्लोराइड्स एक्वस सोल्यूशन इज़ यूज्ड फॉर लेक्लांची सेल। तो ये सेल जो है हम इसे वापस चार्ज नहीं कर सकते। अगर हमारा ये सेल में जो वोल्टेज है वो कम देना स्टार्ट कर देते तो हम इस सोल्यूशन को चेंज कर देते हैं और यहाँ इस सोल्यूशन को भी चेंज कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ भी हम इस सोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं, रिचार्ज का ऑप्शन नहीं होता। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल में हमारे पास आता है कि वे सेल जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो प्रोसेस हो जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको हम पहले केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, है ना। चार्ज कर रहे हैं ना, तो चार्ज करते हुए टाइम क्या होता है, चार्ज करते समय ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो किस में, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। में बदल कर स्टोर करते हैं ना, तो इसे हम क्या करते हैं, बदल कर संचित करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर लिया केमिकल एनर्जी में और इसको स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, उपयोग में लेते समय यह संचित रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, है ना, किस में परिवर्तित हो जाएगी, को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, इसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं, है ना। तो इसको पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमने स्टोर करके रखा, फिर काम में लिया। और दूसरी चीज़ में क्या हो गई कि हमें सेल को बार बार आवेशित किया जा सकता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, सीसा, संचायक सेल, नाम आपने सुना ही होगा, 10th क्लास में आपने इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल मेनली एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें कोई भी हमारा एक पॉट होता है जिसमें हम कोई भी एक जलीय विलयन लेते हैं और इसमें दो धातु की छड़ें हम इसमें डाल देते हैं, है ना। दो छड़ें हमने डाल दी है जिसमें एक छड़ जो होती है धनावेशित होती है, जिसे हम धनाग्र कहते हैं, एनोड। एनोड कौन सी वाली होती है, पॉजिटिव। और दूसरी हमारी होती है कैथोड, जो कैसी होती है, नेगेटिव। अब इसमें क्या करना होता है हमें कि जब ये इसको चेंज करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसमें सबसे बड़ी बात सर्किट के अंदर, मतलब सेल के अंदर
तो जो आयंस होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है पर मूव एक्चुअली आयन ही करते हैं। आयन जो होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आते हैं। ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये मूव करते हैं। और जब हम इसको सर्किट से जोड़ेंगे तो सर्किट में हमेशा करंट किधर फ्लो होती है, जैसे जो भी हम जोड़ते हैं तो करंट हमेशा किधर फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप ये देखिए, यहाँ तो इस तरीके से फ्लो हो रहा है और नीचे इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो एक अगर बाहर बनाऊँ मैं तो छोटा सा, तो इधर, तो एक सर्किट पूरा हो जाता है। इस तरीके से हमें कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती जाती है और वो एनर्जी कैसी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई। और ये जो सोल्यूशन हमने डाला था इसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्य, है ना। विद्युत अपघट्य क्यों, क्योंकि ये जो होता है इसी में क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, आयनाइज हो जाता है। और जैसे अमोनियम क्लोराइड है तो NH4+ और Cl- में ये चेंज हो जाता है। ये कॉपर सल्फेट है तो Cu2+ SO4 2-, इस तरीके से ये अपघटित हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं, विलयन को कहते हैं विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो अब ये हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं विद्युत वाहक बल, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं होता, लेकिन बस इसे नाम दे दिया गया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसमें होता क्या है कि क्या करेगा कि जो एकांक आवेश है, ठीक है, किसी एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में जैसे कोई एकांक आवेश है और उसको परिपथ में प्रवाहित करना है, तो प्रवाहित करने का काम को करेगा विद्युत अपघट्य। तो जो अपघट्य द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाता है। या फिर हम इसे कह सकते हैं, या अपघट्य द्वारा दी गई ऊर्जा, कि अपघट्य ने कितनी ऊर्जा दी। ठीक है, दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम E से बताएं विद्युत वाहक बल को, तो जो एक पूरा जैसे परिपथ में बहुत सारी धारा बह रही है और बहुत सारे आवेश बह रहे हैं, तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में अपघट्य द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, वो कहलाएगा आपका विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो इसको हम इसका मात्रक क्या बन गया हमारे पास, जूल, एक सेकेंड, जूल पर कूलाम। देखो, जूल तो हो गया वर्क का और इसका हो गया कूलाम, और इसे हम 1 वोल्ट भी कहते हैं। अब ये जो विद्युत वाहक बल होता है ये कब होता है, ये जब होता है कि जब हमने इसको परिपथ में काम में नहीं दिया है। जब सिर्फ खुले परिपथ की बात की जाएगी, खुले परिपथ का मतलब क्या होता है कि जब हम सेल को काम में नहीं ले रहे हैं, उस कंडीशन में जो खुले परिपथ में जो धारा, जो विद्युत वाहक बल होगा सिर्फ वो E ही होगा। लेकिन जब हम बंद परिपथ की बात करेंगे, बंद परिपथ मतलब इसका मतलब हम सर्किट में अब क्या जोड़ रहे हैं, इस सेल को सर्किट में जोड़ रहे हैं, इससे धारा लेना शुरू कर दिया, इसको काम में लेना शुरू कर दिया, उस कंडीशन में हमारे पास टर्मिनल वोल्टता भी जुड़ जाएगी।
तो ये तो बात, और ये जो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो सेल की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है कि हमने कैसा विद्युत अपघट्य लिया है। इसीलिए अलग अलग सेल के लिए विद्युत वाहक बल का मान अलग अलग होता है। जैसे हम डैनियल सेल की बात करें जो हमने अभी अभी बनाया था, डैनियल सेल के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.08। और जब हम लेक्लांची सेल की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5 वोल्ट। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो विद्युत अपघट्य है वो कैसा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखो, प्रतिरोध का मतलब तो यही होता है कि जब कोई परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करते हैं उसे प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसका मतलब जो सेल हमने जो काम में लिया है उसके जो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विद्युत अपघट्य भरा है और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ प्रवाहित हो रहे हैं, तो ये जो अपघट्य है ना, विद्युत अपघट्य, वो इसमें क्या उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा और सेल के अंदर ही उत्पन्न करेगा। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, आंतरिक प्रतिरोध। तो जब सेल परिपथ में होता है तो उस स्थिति में आयनों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है ना, तो सेल के अंदर आयनों के प्रवाह में घोल के आयनों के द्वारा उत्पन्न बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर ही उत्पन्न होगा। अब ये आंतरिक प्रतिरोध निर्भर किस किस पर करता है, तो आंतरिक प्रतिरोध को हम बताते हैं स्मॉल r से। ये किस किस के प्रोपोर्शनल होता है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू, आपको याद करना पड़ेगा, CID एट, है ना, CID एट, मतलब इसका मतलब हुआ R किस किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है। तो C का मतलब होता है कि जो भी हमने अपघट्य लिया है उसकी सांद्रता कितनी, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। I का मतलब होता है कि प्रवाहित धारा कितनी है, क्योंकि हमने इनको सर्किट में जोड़ा है ना। और D का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ना। तो इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी। उसके बाद A का मतलब क्या है कि जितना इलेक्ट्रोड्स उसमें लिक्विड में डूबे हुए हैं वो एरिया। तो अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, और T जो होता है टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन अगर एरिया बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध के मान में कमी आएगी। तो आपको सिर्फ ये इतना सा ध्यान रखना है कि R किस किस पर निर्भर करता है। अब हम आगे बात करते हैं टर्मिनल वोल्टता की। तो जब हम किसी सेल को परिपथ में जोड़ते हैं, जब परिपथ हमारा बंद हो जाता है तो उस स्थिति में किसी सेल की प्लेटों के बीच में जो ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होगा, ऑपरेटिंग पोटेंशियल जो होगा, उसे ही हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, है ना। इसे हम V से डिनोट करेंगे। अब हम बात करते हैं EVR में क्या संबंध होता है। मतलब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सेल की टर्मिनल वोल्टता, सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, तो आपको ये संबंध डिराइव करना होता है। तो सबसे पहले जब हम सेल की बात करते हैं, है ना, और सेल इस तरीके से है हमारे पास कि हमने एक सेल लिया है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये इसको जब हम बताते हैं, है ना, तो ये सर्किट तो हमारा कहलाता है, ये सिर्फ हमारा सेल है ना, जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, E है, और जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। अब इसको जो हमने है क्या है, सर्किट में एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया है, कैपिटल R से,
और इसमें जो करंट है वो आई फ्लो होने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके का जब हमारा सर्किट है और यहाँ हमने क्या जोड़ दी, सॉरी एक की जोड़ दी। ठीक है, तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि जब एक सेल जुड़ा हुआ है ई और जिसका विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध आर है। ठीक है, जब आप सेल जोड़ रहे हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी और धारा क्या होती है, आई बराबर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो क्यू आवेश अगर टी समय में प्रवाहित होता है तो आई की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन टी हो गई। अब हमने आपसे क्या कहा था कि ई क्या होता है, ई होता है किया गया कार्य एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में, जो हमारा सेल था उसमें प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इससे किया गया कार्य निकालूं, ओनली W निकालूं, तो हमारे पास W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास इसमें W की वैल्यू आ जाएगी बराबर QE। और Q की वैल्यू जब अगर हम यहाँ से निकालें तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। तो ये वैल्यू हमें इसमें पुट करनी पड़ेगी, तो क्या आ जाएगा E I और T। इससे हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया W इज इक्वल्स टू QIT, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है कि जब हम बाहरी इस परिपथ की बात कर रहे हैं कि इस परिपथ में विभवांतर कितना है, V वोल्ट है, और जब विभवांतर प्लेटों के मध्य है और सेल से जब धारा ली जाती है तो सेल द्वारा बाहर किया गया कार्य है ना, तो हम इसे दे देंगे W जो है एक्सटर्नल कितना वर्क कर रहा है ना, तो एक्सटर्नल वर्क हो जाएगा V, QV होता है इसकी वैल्यू है ना, Q इंटू वी। फिर से हम Q की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा VIT, और इससे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे सेकेंड। उसके बाद जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस अगर R है ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस R है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप, जिसे हम कहेंगे विभव पतन, V से डिनोट करें तो V की वैल्यू कितनी है, I करंट फ्लो हो रही है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R, तो V इज इक्वल्स टू IR। तो इसका मतलब इंटरनल वर्क कितना हो गया है ना, इंटरनल वर्क मीन्स इनसाइड द सेल, इंटरनल वर्क W इंटरनल विल बी इक्वल टू VIT। और यहाँ पर हम इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी स्मॉल v हो गई है ना, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R और T। ठीक है, दिस विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये जो टोटल वर्क है वो इंटरनल वर्क और एक्सटर्नल वर्क के सम के बराबर होगा। सो द W विल बी W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, सो द वैल्यू विल बी EIT इज इक्वल्स टू VIT प्लस I स्क्वायर RT। अब आप देखो IT थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल्स टू V प्लस IR और V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। दिस इज द रिलेशन बिटवीन V, E एंड R। ओके, अब हम बंद परिपथ में कौन कौन से हैं उन्हें एक ब्रीफ में एक जगह लिख लेते हैं ताकि आपको भी ध्यान में रहेगा कि जो सर्किट है ये हमारा सेल है, ये E इसका विद्युत वाहक बल है, R इसका आंतरिक प्रतिरोध है, हमने एक प्रतिरोध से उसको जोड़ा है। तो बंद परिपथ में सबसे पहले सेल कितनी धारा प्रदान किएगा, तो सेल द्वारा प्रदान की गई धारा है ना, तो सेल कितनी धारा देगा, देखो I इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं V अपॉन R, तो V की जगह E हो जाएगा है ना, और R प्लस R टोटल क्या, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R इंटरनल प्लस R कैपिटल R एक्सटर्नल है ना। विभवांतर हम कहें कि प्रतिरोध पर कितना विभवांतर होगा है ना, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा रेजिस्टेंस के दोनों साइड्स पे होगा, वो कितना होगा V इज इक्वल्स टू IR। सेल का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा है ना, तो विभव पतन किसका, सेल का, तो सेल के अंदर की बात हो रही है, अभी बाहर की बात नहीं हो रही, तो विभव पतन कितना होगा IR। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा है ना, स्मॉल r, वो कितना हो जाएगा E माइनस V अपॉन V इंटू R। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद
बाह्य प्रतिरोध में शक्ति व्यय, हमें इसमें शक्ति निकालनी है। बाह्य प्रतिपथ में कितना शक्ति का व्यय होता है, तो शक्ति का फॉर्मूला हमने पढ़ा है P = VI, ठीक है। और V को क्या लिख सकते हैं, IR, तो ये गया I²R, और इसे हम और क्या लिख सकते हैं, V²/R, ठीक है। अब हम वैल्यू रख देते हैं, E/I की वैल्यू रख दें, है ना, E/R + R होल स्क्वायर इंटू R, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले हो गए शक्ति के। लेकिन हम जब बात करते हैं कि हमें लिखना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का मतलब है अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय, कि शक्ति का स्थानांतरण अधिकतम कब होगा, मैक्सिमम पावर कब स्थान, जब R = R होगा। मैक्सिमम पावर कब मिलेगी हमें, तो इस कंडीशन P मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ R = R रखेंगे तो 2R का स्क्वायर हो जाएगा और एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E²/4। आप स्मॉल r भी लिख सकते हो और कैपिटल R भी लिख सकते हो, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, जब हम बंद परिपथ की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे खुला। जब हम खुले परिपथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए हमने सर्किट को यहाँ से डिस्कनेक्ट किया हुआ है, या तो हमने की नहीं लगाई है, तो ये खुला परिपथ हुआ और उस समय हमारे पास केवल सेल ही है। सेल है तो सबसे पहला पॉइंट वापस प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, तो धारा का मान इसमें क्या हो जाएगा, सेल द्वारा प्रवाहित धारा 0। ए बी के मध्य विभवांतर, ए और बी जो पॉइंट्स हैं हमारे, उनके मध्य विभवांतर कितना होगा, VAB E के बराबर ही होगा। टर्मिनल वोल्टेज जो होगी वह सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर ही होगी। और अगर हम दो बिंदु और दूसरे ले कि ये जो हैं दोनों पॉइंट्स हैं, कोई भी C और D, कोई भी दो पॉइंट्स, इनके मध्य विद्युत वाहक बल विभवांतर कितना होगा, CD 0, क्योंकि धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही है तो विभवांतर भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम आज का सेल वाला टॉपिक जो हमारा ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे श्रेणियों और समांतर क्रम में जो सेलों का संयोजन होता है वो किस तरीके से होता है। तब तक आप इसे अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।